प्रिय बच्चों, मूंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 का एक टॉपिक है अपना केंद्र सरकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने केंद्र सरकार के बारे में जान लिया था कि सरकार का क्या कार्य है तथा सरकार के कौन कौन से अंग हैं। सरकार है वो राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है, साकार रूप प्रदान करती है तथा सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका है उसको हमारे देश में अपन संसद कहते हैं, जिसका कार्य है कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य है कानून, जो संसद ने कानून बनाए हैं उनको लागू करना। तथा न्यायपालिका का कार्य है इन कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना तथा जनता के अधिकारों की रक्षा करना तथा जो कानूनों का उल्लंघन करता है उसको दंड देना। फिर अपन ने व्यवस्थापिका के बारे में जो स्ट्रक्चर है इसकी, उसके बारे में जाना था कि व्यवस्थापिका है उसके भी 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और व्यवस्थापिका उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसको अपन आज एक बार और वापस दोहरा लेते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अंग हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका इसको हमारे देश में संसद कहते हैं। इसका कार्य है कानून बनाना। कानून बोले या इसको अपन विधि भी कह सकते हैं, विधि बनाना। तो ये अपनी व्यवस्थापिका है, इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यानी व्यवस्थापिका है, संसद है, उसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो अंग 3 है और सदन कितने, 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या है वर्तमान में 545 है, इसकी है 245। तो कुल सदस्य संख्या है वर्तमान में 545 और 245, जबकि इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। ये अधिकतम सदस्य संख्या, जबकि वर्तमान में 545 है, इधर 245 है। इन सदस्यों में से मनोनीत और निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो मनोनीत सदस्य इसमें 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और इसमें 12 सदस्य होते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि लोकसभा में जो 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इधर राज्यसभा में कितने होते हैं, 233 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इधर लोकसभा में कितना करता है, 2 को करता है। तो संसद में कुल सदस्य कितने हो गए मनोनीत, 14 सदस्य हो गए। दो प्लस 12 बराबर 14 सदस्य है वो संसद में मनोनीत करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर बात आती है कि जो 543 सदस्य हैं और 233 सदस्य हैं, इनका चुनाव कौन करता है। तो 543 है, इनका चुनाव तो कौन करती है, जनता करती है। और जनता करती है, इसका मतलब कौन सा चुनाव हो गया, प्रत्यक्ष। जनता स्वयं चुनती है, इसलिए इनका चुनाव कैसा हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। यानी लोकसभा के जो 543 सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करती है, जनता करती है। तो इस प्रकार जनता जिसको चुनती है उसको किस प्रणाली में लेते हैं अपन, प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसको निम्न सदन भी कहते हैं और इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन राज्यसभा के। राज्यसभा के जो 233 सदस्य हैं इनका चुनाव कौन करता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि।
जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो ये कौन से प्रतिनिधि हैं? ये है केंद्र शासित व राज्यों की विधानसभा के सदस्य। तो इनका चुनाव कौन करता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। और चुने हुए प्रतिनिधि कौन से हैं? ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जो विधानसभा के जो सदस्य चुनकर गए हैं जनता के द्वारा, वो सदस्य किन का चुनाव करते हैं? राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और ये चुनाव प्रणाली क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष। क्योंकि इसमें जनता ने स्वयं भाग नहीं लिया, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, इसलिए ये कैसा चुनाव हो गया? यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ये था अपना व्यवस्थापिका की जो मुख्य मुख्य संगठन थे और उनकी जो सदस्य संख्या है उसके। अब अपन देखते हैं कि जो संसद है इसके क्या क्या कार्य हैं। इसके बारे में अपन ने विस्तृत पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। इसके जो पदाधिकारी है, लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ये 545 सदस्य जो है वो ही लोकसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। यानी अपने में से एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है इसकी बैठकों को संचालित करना तथा धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इधर अपन देखें राज्यसभा का जो पदाधिकारी है वो कौन है? इसका सभापति होता है। और सभापति कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। यानी राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और इसका जो उपसभापति है उसका ये स्वयं अपने 245 सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित कर लेते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल है वो तो 6 वर्ष का है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। जबकि राज्यसभा कैसा है? स्थायी सदन है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष। और राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इधर अपन राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये भी 5 वर्ष है। अब इसका जो उप सभापति है, पूछ लिया जाए कि सभापति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। क्योंकि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। जबकि अन्य जो भी उपसभापति है या इसके जो सदस्य हैं उन सब का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो राज्यसभा का सभापति है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये थी अपनी व्यवस्थापिका का जो संरचना थी। अब अपन देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका है इसको हमारे देश में अपन क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और संसद के कौन कौन से कार्य हैं? संसद के जो मुख्य रूप से जो कार्य है, पहला कार्य अपन ने अध्ययन किया था, 3 अंग हैं और तीनों को कार्य शक्तियां उनके कार्य क्या है? विभाजित है। तो पहला कार्य दिया था कि कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। संसद के कार्य, तो पहला कार्य है इसका विधि का निर्माण। या अपन कहें इसको कानून का निर्माण। इन कानून या विधि किसको कहते हैं?
यानी जो संसद है, यदि देश को किसी ऐसे कानून की आवश्यकता है जिसके बिना देश का संचालन करना संभव नहीं है, या जनता के लोकहित के कल्याणकारी करना संभव नहीं है, या उस देश को संचालित सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ऐसे कानूनों, उन नियमों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनका निर्माण कौन करता है? संसद करती है। संसद में किसी बात को लेके जैसे आवाज उठाई जाती है, जैसे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा कानून होना चाहिए, जैसे घरेलू हिंसा कानून बना था। तो इस प्रकार के जो घरेलू हिंसा कानून बना, वो जनता की आवाज को साकार रूप किसने दिया था? संसद ने दिया था। तो इस प्रकार जो जनता की जो आवाज है, उसको जो साकार रूप प्रदान किया जाता है, जब संसद में उसको प्रस्ताव बना के भेजा जाता है, तब तक तो वो विधेयक रहता है, और जिस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है वो राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तो वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। यानी जो जनता की इच्छाएं हैं उनको सदन में भेजा जाता है, तब तक वो विधेयक कहलाता है, और सदन से राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? कानून या विधि बन जाता है। तो इसका कार्य कौन करता है? अपनी संसद करती है। तो संसद का जो पहला कार्य था, विधि का निर्माण करना या कानून का निर्माण करना। ये प्रक्रिया है, अपन देखते हैं कि जो संसद है उसके यानी अपनी संसद है उसके 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जनता, जनता भी हो सकती है, कोई दल भी हो सकता है, कोई संगठन भी हो सकता है, समाज। यानी जब जनता, दल, संगठन की कुछ मांगे होती हैं, ये संगठन, समाज और दल मांगे उठाते हैं, मांगे उठा के अपने प्रतिनिधि उसको संसद में पेश करते हैं प्रस्ताव बना के, और ये प्रस्ताव क्या कहलाता है? विधेयक। इस प्रस्ताव को लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। पहले जैसे इस प्रस्ताव को लोकसभा में रखा गया, लोकसभा के सदस्य इसको पारित किया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने भी इसको पारित कर दिया, तो ये किसके पास आएगा? राष्ट्रपति के पास आएगा, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगा। इस प्रस्ताव को अपन पहले जैसे राज्यसभा में रखते हैं, राज्यसभा ने पारित किया तो ये किसके पास जाएगा? लोकसभा के पास जाएगा, और लोकसभा ने इसको पारित कर दिया तो किसके पास आएगा? राष्ट्रपति के पास आएगा, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। ये इस प्रकार के यानी जनता, दल या संगठन या जो प्रेस है, जो समाचार है, मीडिया है, उसके द्वारा कुछ मांगे उठाई जाती हैं, और वो मांगों को हमारे प्रतिनिधि वो एक प्रस्ताव बनाकर संसद में प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। जब ये विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वो पारित होकर किसके पास आता है? राष्ट्रपति के पास आता है, और जैसे राष्ट्रपति की इस पे अनुमति मिलती है ये क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। यदि विधेयक लोकसभा में भेजा गया और राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया तो ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। यदि राज्यसभा ने पारित किया और लोकसभा के पास नहीं पहुंचा तब भी ये यहीं समाप्त हो जाता है, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने पारित कर दिया लेकिन राष्ट्रपति ने इस पे अनुमति नहीं दी, तब भी ये क्या रह जाता है? वापिस विधेयक का विधेयक हो जाता है या नष्ट हो जाता है। जबकि कानून का रूप जब भी लेता है जब दोनों सदन उसको पारित कर देते हैं, और पारित होने के बाद में ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही कानून बन जाता है। और कानून बनते ही इसको लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का है। ये कानून कैसा है, या जनता की जो आकांक्षा है उनके अनुरूप है या नहीं, या संविधान के अनुरूप है या नहीं, या संविधान में जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसका पालन किया गया है नहीं, इस सब की जांच कौन करता है? न्यायालय करता है। तो सरकार के तीनों अंगों के कार्य अलग अलग दिए गए हैं। तो संसद का जो पहले कार्य था वो था विधि बनाना या कानून का निर्माण करना।
फिर दूसरा कार्य आता है संविधान संशोधन। यानी संसद का दूसरा कार्य है संविधान संशोधन। तो हमारे देश में जो सरकार है उसको 3 स्तरों पे गठित किया गया है। सरकार के स्तर सबसे ऊपरी ऊपर है केंद्र सरकार, जो पूरे भारत का शासन संचालन करती है। फिर आती है राज्य सरकार, जो राज्यों का शासन संचालित करती है। फिर आते हैं स्थानीय निकाय। ये स्थानीय स्तर पर शासन संचालित करते हैं। तो सरकार के 3 स्तर है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय निकाय है। तो जो केंद्र सरकार है ये ही संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। राज्य सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, ये केवल अनुमोदन कर सकती है। तो जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष प्रक्रिया। यानी संविधान में जो संशोधन किया है वो 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। इनको अपन एक साधारण बहुमत और विशेष प्रक्रिया, इनको एक अपन समझते हैं। जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा की अपन ने बात की थी, वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है। लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है। जब कोई विधेयक इस सदन में पेश किया जाता है तो इसके जो बहुमत है उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। जैसे इस दिन उपस्थित 300 सदस्य थे, तो 300 में से 151 सदस्यों ने यदि इसका समर्थन कर दिया तो ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। यानी आधे से अधिक व्यक्तियों ने समर्थन करते ये क्या हो गया, बहुमत हो गया। और इसको होते ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पारित हो जाएगा। फिर अपन जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा भी इसको, उस दिन 200 सदस्य उपस्थित थे और 101 ने इसका समर्थन कर दिया तो यहाँ भी ये पारित हो जाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, साधारण प्रक्रिया। यानी संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है उनमें यदि अपन संशोधन करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। यानी लोकसभा में उसको प्रस्ताव बना के लाएंगे तो उसकी जो सदस्य संख्या उनमें आधे से अधिक व्यक्तियों ने समर्थन कर दिया। फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में आधे से अधिक ने समर्थन कर दिया तो वो क्या कहलाएगी, साधारण बहुमत प्रक्रिया कहलाएगी। जैसे ही फिर दूसरी अपनी जो विशेष प्रक्रिया है इसमें है कि 2/3 सदस्य, यहाँ की जो सदस्य संख्या है, जितने व्यक्ति हैं 545, इसका आधा और जितने उपस्थित हैं उनके 2/3 सदस्य का समर्थन होना आवश्यक है। जबकि पहले वाले में साधारण बहुमत में केवल आधे से अधिक यानी 50% से एक ऊपर होते ही उस विधेयक को पारित मान लिया जाता था। लेकिन अब इसमें है कि या तो लोकसभा की जो 545 सदस्य, इसमें से आधे सदस्य 50% का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, या उस दिन जितने उपस्थित हैं उनके कितने सदस्य, 2/3 सदस्य उपस्थित या उसका समर्थन करना जरूरी है। ऐसे ये प्रक्रिया राज्यसभा में अपनाई जाती है और इस आधार पर उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाता है तो वो विशेष बहुमत कहलाता है। फिर आती है एक विशेष प्रक्रिया, यानी जो विशेष बहुमत है इस प्रक्रिया के साथ में ही हमारे जो संघ शासित और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें 50% राज्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यानी जो केंद्र सरकार है उसने इस विशेष प्रक्रिया द्वारा इसको पारित कर दिया, लेकिन उसके साथ में राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए। और कितने राज्यों का, 50%। यानी जिस इस समय हमारे यहाँ पे राज्य कितने, 28 है, तो 14 राज्यों का उसको समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। तो ये 3 प्रक्रियाओं के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है।
और जो ये संशोधन किया जाता है इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। राज्य सरकारें तो केवल एक जो विशेष प्रक्रिया उसमें समर्थन ही प्राप्त कर देती है अपना, ना कि वो संशोधन करती है, वो इसका अनुमोदन ही करती है। तो इस प्रकार जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उसको केवल संसद ही कर सकते हैं। और संशोधन का अर्थ हुआ यानी कुछ ऐसे प्रावधान है उनमें संशोधन करके जनता के हित में अभिवृद्धि की जा सकती है, उन प्रावधानों में कुछ बदलाव करके और हमारे देश की शासन व्यवस्था को और अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है, लोक कल्याणकारी कार्य भी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो क्या है? 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। और कौन करती है? संसद ही करती है। तीसरी संसद की शक्ति है वित्तीय शक्ति। यानी संसद का जो तीसरा कार्य है वो वित्तीय शक्ति है, यानी वित्त का, यानी हमारे देश में जो पूरे वर्ष का जो आय और व्यय का जो विवरण पेश किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। एक वर्ष का आय व्यय व्यय का ब्यौरा, इसको क्या कहा जाता है? बजट। ये वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। कहा किया जाता है? संसद के अंदर पेश किया जाता है। यानी पूरे देश में कितनी आय होगी और कितना व्यय होगा उसका पूरा लेखा जोखा किसमें पेश किया जाता है? बजट के रूप में पेश किया जाता है। और उसको कौन अनुमोदित करता है? संसद करती है। और बजट का अनुमोदन कौन करती है? संसद। तो इस प्रकार वित्तीय जो शक्ति है वो भी संसद को प्राप्त है। इसमें जो धन विधेयक है वो किस में पेश किया जाता है? जो लोकप्रिय सदन है जिसको अपन लोकसभा कहते हैं उसमें पेश किया जाता है। राज्यसभा को इसमें शक्तियां कम प्राप्त हैं, वो केवल इसको 14 दिन तक देरी कर सकती है, वो 14 दिन तक इसको रोक सकती है, फिर इस अपनी सिफारिश भेजती है लोकसभा के पास। लोकसभा उसको माने या नहीं माने वो लोकसभा पे निर्भर करता है। तो जो वित्तीय शक्तियां हैं वो लोकसभा को अधिक प्राप्त है, राज्यसभा को कम प्राप्त है। लेकिन जो वित्तीय आय व्यय का ब्यौरा है वो दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है। तो ये अनुमोदन की शक्ति भी किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। आय व्यय का विवरण भी संसद द्वारा ही पेश किया जाता है। फिर तीसरी शक्ति आती है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति के अंदर अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका को। सरकार का जो दूसरा अंग है कार्यपालिका, जो कानूनों को लागू करती है, उस पर भी संसद किस प्रकार नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका, और कार्यपालिका का काम क्या है? कानून लागू इसमें किस प्रकार रखती है? यानी हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संस्थात्मक शासन प्रणाली को। संस्थात्मक शासन प्रणाली। और संस्थात्मक जो शासन प्रणाली है उसकी विशेषता है कि जो कार्यपालिका है इसका निर्माण किससे किया जाता है? संसद से। संसद से किसका निर्माण किया जाता है? कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। और संसद के अपन ने 2 सदन पढ़े थे, लोकसभा और राज्यसभा। और इनमें जो लोकप्रिय सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, वो कौन सा सदन है? लोकसभा सदन है। तो जो कार्यपालिका वो प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति होती है। और लोकसभा में जो सदस्य हैं वो इसको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को हटा सकते हैं, समय से पूर्व इसको पदमुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो लोकसभा है वो कार्यपालिका पे सीधा नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार जो कार्य प्रशासनिक शक्तियां वो भी किसके पास है? संसद के पास है। संसद ही कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो संसद का कौन सा अंग रखता है? लोकसभा रखती है। तो इस प्रकार लोकसभा भी संसद का अंग है।
तो संसद कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। और प्रत्यक्ष रूप से अपन पूछे कि संसद का कौन सा अंग है जो कार्यपालिका पे नियंत्रण रखता है, तो कौन सा रखता है? लोकसभा रखता है। यानी लोकसभा में जब तक विश्वास मत प्राप्त है तब तक ही कार्यपालिका बनी रह सकती है, अन्यथा इसको त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये था कि प्रशासनिक शक्तियां भी किसके पास है? संसद के पास है। फिर इससे अन्य शक्तियों के बारे में अपन देखते हैं। एक है कि संसद है वो निर्वाचन का कार्य भी करती है। निर्वाचन की शक्तियां, और ये किसका निर्वाचन करती है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, पति का निर्वाचन मंडल उसका भाग है। कौन है? संसद। यानी जो संसद है वो निर्वाचन का कार्य भी करती है। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के निर्वाचित सदस्य और प्लस में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो जो संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार निर्वाचन का कार्य भी करती है। दूसरा ये तो था राष्ट्रपति का। फिर आता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संसद करती है। यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से बड़ा है, क्योंकि संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेती है? संसद भाग लेती है। फिर आती है पद मुक्त करने की शक्तियां। पद मुक्त करने की शक्तियां। पदमुक्त करने की शक्तियों का अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से, जो भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उनके जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने का कार्य कौन करती है? संसद करती है। संसद में वो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने का कार्य भी कौन करती है? संसद करती है। महाभियोग प्रस्ताव लाकर दोनों सदनों के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति का जो प्रस्ताव वो सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति और जो न्यायाधीश हैं उनका प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति का हटाने का प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में सर्वप्रथम लाया जाता है, उसके बाद में लोकसभा उसका अनुमोदन करती है। इसके अलावा एक और शक्ति प्राप्त है, आपातकाल का अनुमोदन। संसद है वो जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है उसको 1 महीने के अंदर अंदर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यदि अनुमोदन नहीं करती तो वो राष्ट्रीय आपात है वो समाप्त हो जाता है, और अनुमोदन कर देती है तो वो 6 महीने तक लागू रहता है। 6 महीने के बाद में फिर अनुमोदन कर देती है तो अगले 6 महीने तक लागू रहता है। तो राष्ट्रीय आपात को लागू रखने का अनुमोदन कौन करती है? संसद करती है। जबकि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसका अनुमोदन किसके द्वारा होना जरूरी है? संसद के द्वारा होना जरूरी है, अन्यथा वो 1 महीने में ही निरस्त हो जाता है। ये था अपना संसद के कार्य। अब अपन देखते हैं जो संसद के जो कार्य थे उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं उनमें कौन सा सदन के कार्य या उनकी शक्तियां अधिक हैं? राज्यसभा के किस कार्य क्षेत्र में शक्तियां अधिक है और लोकसभा की किस कार्य क्षेत्र में शक्तियां अधिक हैं? इस प्रकार अपन देखते हैं और कौन कौन से कार्यों में दोनों की शक्तियां बराबर हैं। और राज्यसभा है
उन दोनों सदनों में किस क्षेत्र में तो लोकसभा को शक्तियां अधिक प्राप्त हैं और किस क्षेत्र में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा को किस किस क्षेत्र में शक्तियां अधिक प्राप्त हैं और राज्यसभा को किस क्षेत्र में शक्तियां अधिक प्राप्त हैं। तो लोकसभा को जो शक्ति प्राप्त है वो है वित्तीय शक्ति। एक तो यानी ये शक्ति है वो लोकसभा को अधिक प्राप्त है। लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक है वो पास करके जब राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ये केवल उसमें सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा उसका अनुमोदन नहीं भी करे तब भी वो पारित माना जाता है। राज्यसभा के पास जाने के बाद में राज्यसभा उस पर 14 दिन तक का समय दिया जाता है। राज्यसभा उसको 14 दिन में पारित करे या नहीं करे उसको वापस लौटाना होता है। तो उसमें देरी कर सकती है 14 दिन की, बाकी उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ये सिफारिश कर सकती है कि इसमें ऐसा बदलाव होना चाहिए। फिर जैसे ये यहाँ पे आता है तो बदलाव करे या नहीं करे वो लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। फिर दूसरी शक्ति है लोकसभा के पास कार्यपालिका की। कार्यपालिका का अर्थ हुआ कि जो कार्यपालिका है उसको विश्वास मत लोकसभा में प्राप्त होना जरूरी है। यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं जब तक लोकसभा में कार्यपालिका को विश्वास मत प्राप्त है तब तक कार्यपालिका कार्य करती है। जिस दिन कार्यपालिका को विश्वास मत प्राप्त नहीं रहता उस दिन इसको त्याग पत्र देना होता है। तो कार्यपालिका की शक्ति में भी लोकसभा क्या है अधिक शक्तिशाली है। धन विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। ये था कि लोकसभा को जो शक्तियां राज्यसभा से अधिक प्राप्त है। एक है कि जब संयुक्त बैठक होती है किसी विधेयक पर, संयुक्त बैठक का अर्थ है कोई विधेयक है वो लोकसभा में पारित हुआ या राज्यसभा में किसी में भी एक में पारित हुआ और दूसरे सदन के पास चला जाता है और दूसरा सदन उसको पारित नहीं करता, काफी समय निकल जाता, तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां है कि वो दोनों सदनों को एक जगह बिठाकर और उस पर बहुमत के आधार पर निर्णय करें। तो अपन देखते हैं कि जैसे पहले कोई विधेयक राज्यसभा के पास आया और लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया और अपने पास ही लंबित रख रखा है तो राष्ट्रपति उस पर संयुक्त बैठक बुलाएगा और संयुक्त बैठक बुलाकर उसका बहुमत से डिसीजन करेगा। इसी प्रकार लोकसभा के पास भेजा था और राज्यसभा ने उसको लंबित रख लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और संयुक्त बैठक में दोनों को एक साथ बैठाया जाता है। तो इस वजह से लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं और इधर राज्यसभा के कितने 245, तब बहुमत होगा तो किसके पक्ष में होगा, स्वाभाविक है लोकसभा के पक्ष में। तो बहुमत का जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें बहुमत किसके पक्ष में जाता है, लोकसभा के पक्ष में जाता है, क्योंकि जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है उससे दुगनी किसकी है, लोकसभा की है। तो इस प्रकार जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें भी कौन है, संयुक्त बैठक में भी लोकसभा प्रभावी है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ये था अपना कि लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। अब अपन देखते हैं कि राज्यसभा को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। हटाने का जो प्रस्ताव है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। सभा है वो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। लोकसभा उसका बाद में अनुमोदन करती है और उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। इसके अलावा राज्यसभा को और शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। एक तो है कि जो अनुच्छेद 249 है, इसके तहत जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाना,
ये कार्य किसके पास है? राज्यसभा के पास है। क्यों दिया गया? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करती है? राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकार के जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो सदस्य करते हैं। यानी विधानसभा के राज्यों की विधानसभा के सदस्य किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इनके प्रतिनिधि होने के कारण राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय बना देती है। कौन बनाती है? राज्यसभा। और राष्ट्रीय विषय का महत्व बनाने का अर्थ क्या हुआ कि इसमें जो सूची का जो विषय बनाया है उस पर अब कानून बनाने की शक्ति किसके पास निहित हो गई? संसद के पास निहित हो गई। यानी अब इस पे कानून बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके अंदर निहित हो गई? संसद के पास हो गई। कब हो गई? उसको राष्ट्रीय विषय का महत्व घोषित कर दिया। दूसरी शक्ति इसको प्राप्त है अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। भारतीय सेवाओं का गठन करना। तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन भी कौन करती है? राज्यसभा करती है। किस शक्ति के तहत? अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का कार्य भी कौन करती है? राज्यसभा करती है। अब अपन देखते हैं कि जो राज्य सूची है ये क्या है। तो हमारे संविधान में जो सरकार है उनको शक्तियां अलग अलग बांटी गई है। सूची का अर्थ हुआ विषयों की सूची। विषय भी कैसे? कानून बनाने से संबंधित जो विषय हैं, कानून बनाने की शक्ति। ये 3 सूची है, 4 है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और विशिष्ट अपशिष्ट शक्ति। ये 4 भागों में बांटा गया। जो कानून बनाने के जो विषय है उनको 4 भागों में बांट दिया। संघ सूची है, इस पे कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। राज्य सूची के विषयों पे राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची है, इस पे संसद और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। यानी जो समवर्ती सूची के विषय है उस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और संसद भी कानून बना सकती है। लेकिन जब राज्य सरकार कानून बना देती है और उस पे उसी विषय पे संसद कानून बनाती है और दोनों में भिन्नता पाई जाती है तो किसका कानून माना जाता है? संसद का सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है। फिर आती है अवशिष्ट शक्ति। इस पे कानून बनाने की शक्ति भी किसके पास है? संसद के पास है। तो जो संघ सूची है और अवशिष्ट सूची है, इन दोनों पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और राज्य सूची है उस पे राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें कानून बनाती है। तो इस प्रकार जो राज्य सूची का विषय है इसको राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके कानून बनाने की शक्ति किसको दे देती है? संसद को दे देती है। ये है राज्यसभा और लोकसभा के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें किस क्षेत्र में राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है और किस क्षेत्र में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।